वेलकम गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज की और हेजिंग की इन फ्यूचर। आज हम जानेंगे कि आर्बिट्रेज होता क्या है और हेज होता क्या है और दोनों के बीच का अंतर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्बिट्रेज और हेजिंग को एक तरह की मान लेते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले हम इनका मूल रूप जानेंगे, बेसिक पॉइंट्स, और फ्यूचर में आर्बिट्रेज और फ्यूचर में हेजिंग का एग्जाम्पल लेते हुए इसे और डीपली सीखेंगे। और ये ऑब्वियस सी बात है, जो हम एग्जांपल लेंगे वो सीए फाइनल का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्बिट्रेज इन जनरल टर्म्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है फायदा कमाना, और फायदा जो हम कमाते हैं वो रेट डिफरेंस पे कमाते हैं। आज आपने अब चारों तरफ देखोगे तो आपको आर्बिट्रेज ही आर्बिट्रेज नजर आएगा। एक छोटा सा दुकानदार भी आर्बिट्रेज जानता है, हालांकि उसे बेसिक आर्बिट्रेज की स्पेलिंग भी नहीं आती हो, बट वो भी कहीं ना कहीं आर्बिट्रेज ही कर रहा होता है। वो बस रेट डिफरेंस का ही तो अपने घर चलाता है, रेट डिफरेंस का ही तो खाता है वो अपना। मतलब सामान सस्ता लेता है और उसमें अपना मार्जिन ऐड करके बेच देता है। आर्बिट्रेज आप देखोगे कि छोटे लेवल पर ही नहीं, बड़े लेवल पर भी आपको मिलेगा। चाइना से आप सस्ती चीज लाते हो, इंपोर्ट करते हो और इंडिया में ऊपर मार्जिन रख के बेच देते हो। फॉरेक्स से लेकर फ्यूचर ऑप्शन तक हर जगह आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज कब मिलती है आपको? जब इनएफिशिएंट मार्केट होती है। इनएफिशिएंट मार्केट का मतलब एक्चुअल प्राइस और फेयर प्राइस में कहीं ना कुछ डिफरेंस होता है। सस्ता लिया, महंगा बेच दिया। अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके अंदर? फायदा कमाना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको आर्बिट्रेज का। मान लीजिए एक्सिस बैंक का स्टॉक ले लीजिए। एक्सिस बैंक का स्टॉक दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करता है, बीएससी में भी और एनएससी में भी। मान लीजिए बीएससी में स्टॉक का प्राइस चल रहा है 414 रुपए, और वही स्टॉक अगर आप एनएससी में देख रहे हो चल रहा है आपको 404 रुपए का। तो दोनों में डिफरेंस चल रहा है। तो क्या करेंगे हम बीएससी से बेच देंगे और एनएससी में खरीद लेंगे। शेयर हमारे पास वही के वही रहेंगे, बल्कि हमें 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। हमें कुछ जगह तो आर्बिट्रेज आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, लेकिन कुछ जगह आपको कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी। हम किसी भी पर्टिकुलर एसेट की उसकी वैल्यू निकालकर भी फायदा कमा सकते हैं। उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, और अगर वो फेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है तो वहां से हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे केवल आर्बिट्रेज इन फ्यूचर, ना कि ऑप्शन के अंदर आर्बिट्रेज की बात करेंगे, ना हम फॉरेक्स के अंदर आर्बिट्रेज की बात करेंगे। यहाँ पे हम आर्बिट्रेज किसकी बात करेंगे? ओनली इन फ्यूचर। अब हम बात कर लेते हैं आर्बिट्रेज की डेफिनेशन। आर्बिट्रेज होता क्या है एकेडमिक पर्पज के लिए, ठीक है। वैसे हमें पता चल गया कि आर्बिट्रेज क्या होता है, फायदा कमाना होता है, प्राइस डिफरेंस हम खेल रहे होते हैं। लेकिन एकेडमिक पर्पज से अगर आप क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेज होता क्या, तो हम लिख सकते हैं कि आर्बिट्रेज परचेज और सेल होती है किसी भी एसेट की। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, उनके डिफरेंस का खाने के लिए मार्केट से। ये एक ट्रेड होता है जिसमें आप प्राइस का जो डिफरेंस होता है, या सिमिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस होते हैं, तो उसके बीच का मार्जिन जो होता है उससे आप बेनिफिट उठा सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था, इनएफिशिएंट मार्केट के ही अंदर ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। जहां परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट होती है वहां पे आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे केवल फ्यूचर्स की बात करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं आर्बिट्रेज इन फ्यूचर्स। आर्बिट्रेज इन फ्यूचर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? रेट डिफरेंस में खेलना।
आर्बिट्रेज इन फ्यूचर में करते वक्त हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। एक बात फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा कंपैरिजन कंसेप्ट और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। ये 3 चीज अगर आपको पता होंगी तो आप फ्यूचर में आर्बिट्रेज खेल सकते हैं। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ ट्रेडिंग करनी आती है, आपको पता है कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं। फ्यूचर भी वायदा बाजार ही होता है, डेरिवेटिव भी होता है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और एक नया वीडियो सेशन हम लेके आएंगे जिसमें ये आपको बेसिक सी बात बताई जाएगी। फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ नहीं, बस एक मंडी है जहां पर स्टॉक की बोलियां लगती हैं और सौदे या तो कैश सेटल्ड होते हैं या डिलीवरी बेस्ड सेटल होते हैं। और ये सौदे रिवर्स पोजीशन में कटते हैं। अगर आपने बाय किया तो सेल से काटना पड़ेगा, आपने सेल किया तो आपको वो बाय से काटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने रिलायंस का स्टॉक बाय कर लिया तो सौदा काटने के लिए आपको इसे सेल करना होगा और वो जो प्राइस डिफरेंस होगा वहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। यहां पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि फ्यूचर मार्केट पहले कैश सेटल्ड ही होती थी, मतलब डिलीवरी बेस नहीं होता था उसके अंदर, आपको कैश में ही काटना पड़ेगा। मार्क टू मार्क का कंसेप्ट होता है इसके अंदर। लेकिन जब एलसी गुप्ता कमेटी आई थी, जो कि बहुत पहले गठित हो गई थी, उन्होंने फ्यूचर में डिलीवरी की रिकमेंडेशन की थी और कई साल बाद 2019 में सेबी में इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और वो भी फेज्ड मैनर में। अब भाई अगर आपने एक्सपायरी डेट से पहले सौदा नहीं काटा तो वो आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स लोट्स में होते हैं और लोट्स में काफी शेयर्स होते हैं। जैसे एसबीआई का ही एग्जांपल ले लें तो एक लोट में 3000 शेयर होते हैं और भाई आपने सौदा नहीं काटा तो शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। करंटली 144 सिक्योरिटीज हैं जिसमें से केवल 46 सिक्योरिटीज में ही डिलीवरी सेटलमेंट हो सकती है फ्यूचर के अंदर। पहले डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होती थी लेकिन अब डिलीवरी सेटलमेंट होने लगी है। अभी फिलहाल 46 सिक्योरिटीज में ही डिलीवरी सेटलमेंट होती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम 3 मंथ की ट्रेडिंग साइकिल होती है, मतलब द नियर मंथ जिसको 1 मंथ बोलते हैं, द नेक्स्ट मंथ 2 और द फार मंथ 3, और इनकी एक्सपायरी हर एक लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगी। अगर लास्ट थर्सडे हॉलीडे है तो कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे पर एक्सपायर होगा। और ध्यान दे, फ्यूचर इंडेक्स हमेशा कैश सेटल्ड ही होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूचर इंडेक्स, मैं फ्यूचर्स नहीं बोल रहा हूँ केवल, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर इंडेक्स। इंडेक्स की आप डिलीवरी कभी भी ले ही नहीं सकते। ठीक है, और जो अलग छोटी छोटी बातें हैं वो हम अलग वीडियो सेशन जो बेसिक होगी स्टॉक मार्केट की उसके अंदर इसको कवर कर लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्यूचर्स इन स्टॉक एंड फ्यूचर इंडेक्स की ही हम यहाँ पे बात करेंगे और फॉरेक्स और कमोडिटीज इन फ्यूचर की हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो सेशन होगा। चलो अब इस स्लाइड पर आ जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर्स में आर्बिट्रेज खेलना है तो 3 बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, कंपैरिजन कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। हम इन तीनों की बात करेंगे और आपको समझाएंगे। ये समझ लोगे तो आपको फ्यूचर्स के अंदर आर्बिट्रेज करना आ जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं फेयर फ्यूचर प्राइस की। फेयर फ्यूचर प्राइस या फेयर थ्योरेटिकल प्राइस या ऑप्टिमम फ्यूचर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, एक ही मतलब है सबका। पहले हम किसी भी फेयर फ्यूचर प्राइस की बात करें तो बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर आपको लगता है चीज सस्ती है तो उसे खरीद लेनी चाहिए और महंगी है तो बेच देनी चाहिए। तो लगता क्या है? लगता वैल्यू है। सस्ती और महंगी का कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फेयर वैल्यू अगर निकालनी है आपको मैथमेटिकली तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। होप आपको पता होगा, अगर नहीं तो एक सेपरेट वीडियो सेशन इसके ऊपर भी है। फॉर टाइम बिंग मैं एजम्पशन ले रहा हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आता ही होगा। आपने 4th या 6th क्लास में ऐसी चीज सीख ली होगी। अगर प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो
क्या आ जाती है, आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, सेमी एनुअली, पर डे, पर मिनट, पर सेकंड भी हो सकता है। और इसके लिए आप मैथमेटिकली हम क्या लेते हैं, e की पावर RT का यूज करते हैं। ठीक है, e की पावर RT। ये सारे कंसेप्ट एक सेपरेट वीडियो सेशन के अंदर हैं। ये चीज सीखने के लिए आपको उस वीडियो सेशन के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो डोंट वरी, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम आपको इतना समझा देंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्टिमम प्राइस मतलब अगर हम बोलें फेयर कॉस्ट टू बाय, फेयर कॉस्ट टू बाय, मैं किस पे एम्फेसिस कर रहा हूं, फेयर कॉस्ट टू बाय, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे होंगे फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते वक्त हमें स्पॉट प्राइस की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं और साथ के साथ आपको कोई रिटर्न मिल रही है सच लाइक डिविडेंड, वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगी। किस में से रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगी। तो फेयर प्राइस हम कैसे निकालते हैं, फ्यूचर प्राइस का, तो फ्यूचर वैल्यू होती है स्पॉट प्राइस की प्लस कैरिंग। हम स्पॉट प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट को फ्यूचर में लेके जाएंगे। अगर कोई रिटर्न आएगी तो हम उसको लेस कर देंगे। मान लो आपको डिविडेंड मिला तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट में अगर कोई आपको फायदा मिलता है तो कॉस्ट में से हम ऑब्वियस सी बात है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और ज्यादा समझने के लिए अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा ये समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में ये आएगा। अब अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, वो है अपना कंपैरिजन कंसेप्ट। कौन सा है, कंपैरिजन कंसेप्ट। फ्यूचर में आर्बिट्रेज करते वक्त कंपैरिजन कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। इसको आप बोल सकते हैं, असल में फ्यूचर में आर्बिट्रेज करते हो तो आप दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हो। कौन सी, एक आप थ्योरेटिकल फेयर प्राइस और दूसरी आप एक्चुअल फेयर प्राइस, इन दोनों का आप कंपैरिजन करते हो। असल में हम देखते हैं कि एक्चुअल फेयर फ्यूचर प्राइस ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं। अगर ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी होगी और साथ के साथ कैश मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी होगी। और वही एक्चुअल फेयर फ्यूचर प्राइस अंडर वैल्यूड है तो आपको फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी और कैश मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी होगी। यहाँ पे एजम्पशन है कि ये आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं। ज्यादा समझने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जेंस प्रिंसिपल की। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज आज 100 रुपए की है तो आज की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, किसकी, आज ही की, अभी की क्या फ्यूचर वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे कैसी बात करें, 100 रुपए ही तो होगी। मान ले आप 10-15 दिन बाद बोलते या 1 साल बाद की वैल्यू बोलते तो डिफरेंस आता। तो सिंपल सी बात है कि मैच्योरिटी डेट पर जो स्पॉट प्राइस होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है वो एक ही होगा। और ज्यादा समझने के लिए हम इसके लिए सीए फाइनल का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू आहूजा लिमिटेड शेयर्स। ये डाटा गिवन है। करंट प्राइस है 180 का। प्राइस पर शेयर इन फ्यूचर मार्केट 6 मंथ है 195। मतलब फ्यूचर मार्केट में आपको 6 मंथ में मिल रहा है 195 पे। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट एट 12% पर एनम। आप बोरो लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम का। यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट लेके चलता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन इफ एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट। पूछ रहा है कि बताइए कि क्या कहीं आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, मुनाफा हो सकता है आपको। ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, फेयर प्राइस फ्यूचर की, या थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर बोल लीजिए। उसके लिए मैंने बताया था हम कैसे निकालते हैं, फ्यूचर प्राइस निकालते हैं स्पॉट प्राइस का प्लस कैरिंग कॉस्ट का, और उसमें से रिटर्न को हम लेस कर देते हैं। तो स्पॉट प्राइस आपका फिलहाल कितना है, 180, कितना है 180 प्लस अगर आपने ब्याज पे उठाया है पैसा तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। तो 180 का आपने उधार लिया और उससे आपने शेयर खरीदा, और उस जो आपने उधार लिया उस पर आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे आप, करीब 10.8 आएगा 6 मंथ का, 180 इंटू 6/100, क्योंकि 12% एनुअली था तो 6% क्या हो जाएगा, 6 मंथ के लिए हो जाएगा रेट। तो 190.8 का आपको उसकी वैल्यू पता है कि इसकी 190.8 क्या है, वैल्यू है। अल्टरनेटिवली भी हम निकाल सकते हैं इसको, अगर आपको अल्टरनेटिव तरीके से निकालना है हम निकालते हैं। अल्टरनेटिवली हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 180 प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट की पावर n, 1 प्लस रेट की पावर n, इससे आपकी क्या आ जाती है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू आपकी आ गई ऐसे 190.8। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता तो हम इसको e की पावर का यूज करके लेते, तो हमारी क्या होती, प्रेजेंट वैल्यू इंटू e की पावर RT। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस कितना है, आपको मिल कितने का रहा है अभी फिलहाल, 180 रुपए का, प्लस उसमें आपका कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। अगर आप 180 रुपए का खरीदते हो तो आपको ब्याज भी देना पड़ता है, तो ब्याज देते हो, अगर वो कंटिन्यूस कंपाउंड है तो आपको 6 महीने बाद देने पड़े 191.124 पैसे, ठीक है। देखिए आपने फेयर वैल्यू निकाल ली कि मैं 180 रुपए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 191 रुपए एट द एंड मेरे को मिलने चाहिए, लेकिन 6 मंथ का गिवन प्राइस कितना है इसके अंदर, 195। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सस्ता ट्रेड हो रहा है। अगर मैं 180 रुपए लेकर 12% का ब्याज भी दे देता हूँ 6 मंथ का, और 195 का इसको सेल कर देता हूँ उस टाइम पे, तो क्या होगा, मेरे को सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैं बोरो करूंगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट अवेलेबल है, सिंपल सी बात है, मैं बोरो करूंगा 180 12% पर एनम से, एक शेयर खरीदूंगा, रियलाइज करूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 195, बोरोइंग्स विद इंटरेस्ट ले दूंगा 190.8 सिंपल इंटरेस्ट से, और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 195 माइनस 190.8 4.2, फ्री फंड का प्रॉफिट। ना अपने पास से कुछ पैसे लगाए, ना आपने कोई रिस्क उठाया, आपने देखा कि फेयर वैल्यू उसकी क्या है, सस्ती है तो मेरे को खरीद लेना चाहिए, फ्यूचर में वो ओवर वैल्यूड है तो हम फ्यूचर में उसको सेल कर देंगे। अगर ये तो हो गया हमारा एग्जांपल टाइप में, अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो क्या होता है एक्चुअल में, हम देखते हैं कि स्टॉक फ्यूचर में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। आपने फेयर प्राइस निकाला, फेयर प्राइस निकल के आपका कितना आया था, फेयर प्राइस निकल के आया था आपका 190.8, और फ्यूचर में प्राइस था आपका 195, इसका मतलब फ्यूचर का प्राइस ओवर वैल्यूड था। तो पहले क्या, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, फ्यूचर में वो है ओवर वैल्यूड। दूसरा देखेंगे कि हमें पोजीशन क्या लेनी है फ्यूचर मार्केट में। अगर फ्यूचर मार्केट ओवर वैल्यूड है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, तो हम उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे अगर ओवर वैल्यूड है। और कैश मार्केट के अंदर क्या करेंगे, कैश मार्केट के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे
लॉन्ग मतलब परचेज करेंगे, और जब सौदा कटेगा कैश मार्केट में अलग सौदा कटेगा और फ्यूचर मार्केट में अलग सौदा कटेगा। कैश मार्केट में सेल से आपका सौदा कटेगा और फ्यूचर मार्केट में आपका बाय से सौदा कटेगा, और जो रेट डिफरेंस होगा वो आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा। अभी इसी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को कंटिन्यू करते हुए और समझने के लिए मान लेते हैं कि मैच्योरिटी टाइम पर फ्यूचर का रेट 200 रुपए था, मैच्योरिटी रेट था 200 रुपए। तो जैसे कि मैंने बताया, पोजीशन मैंने बताया कि फ्यूचर मार्केट में सेल की लेंगे और कैश मार्केट में हम बाय की लेंगे। तो फ्यूचर मार्केट में हमने सेल की ली 195 पे और कैश मार्केट में हमने बाय की ली 180। ठीक है, अब ये सौदा कटेंगे रिवर्स पोजीशन में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल बाय से कटेगा और बाय सेल बाय से कटेगा और बाय सेल से कटेगा। ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट की बात करें तो हमने सेल किया 195 में, बाय अगर मैच्योरिटी प्राइस है 200 तो बाय करना पड़ेगा हमें 200 पे, तो लॉस हो गया हमारा वहां पे 5 रुपीज। अब इसी को लेके चलते हैं कैश मार्केट के अंदर। आपने बाय किया 180 का प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट बोल लीजिए 10.8 आई थी, और सेल हुआ वो रिवर्स पोजीशन होती है 200 में सेल हुआ, और तो आपका प्रॉफिट आया 9.2। तो नेट आपको प्रॉफिट आया 9.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4.2। एक्चुअल लाइफ में ये होता है। क्वेश्चन में तो हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, क्वेश्चन के अंदर हमने सोल्व करते हुए वक्त सीधी उसकी फेयर वैल्यू निकाली और फेयर वैल्यू को कंपैरिजन कर दिया किससे, उसकी एक्चुअल प्राइस से, और हमें आर्बिट्रेज सीधा सीधा हमने निकाल लिया था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपको फ्यूचर मार्केट का सौदा फ्यूचर मार्केट के अंदर काटना पड़ेगा और कैश मार्केट का सौदा आपको कैश मार्केट के अंदर ही काटना पड़ेगा। अब कर लेते हैं एक सीए फाइनल का क्वेश्चन, जो सीए फाइनल में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, टुडे द स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹500। स्पॉट प्राइस कितना है आज के टाइम में, ट्रेड कर रहा है शेयर 500 रुपए। इट्स 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट इज ₹520। 3 month का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में 520 का हो रहा है। ठीक है, डिविडेंड ऑफ ₹5 इज ड्यू ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर। मैच्योरिटी के टाइम पर मतलब 3 महीने पे जब मैच्योर होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आपको 5 रुपए का डिविडेंड भी मिल रहा है। इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम की। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर। थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर क्या है। दूसरा पूछ रहा है कि अगर डिविडेंड 2 महीने बाद दिया जाता, ना कि 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद दिया जाता तो क्या चेंज होता। ठीक है, तो चूंकि मैंने आपको बताया जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू निकालते हैं तो स्पॉट प्राइस को फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं, प्लस अगर कोई कैरिंग को फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं तो उसमें कैरिंग कॉस्ट जुड़ जाती है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है, और लेस हो जाता है क्या, कोई रिटर्न आई आपके पास, कोई डिविडेंड आया आपके पास। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं हम, क्योंकि जो ऑप्टिमम प्राइस है उसी का मतलब क्या होता है, फेयर कॉस्ट टू बाय, मतलब कॉस्ट है ये, कॉस्ट टू बाय। जब हम किसी भी चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो आपने पता भी होगा एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड को उसमें से हटा देते हैं। तो एक्चुअल आपको कॉस्ट का पता होता है कि भी एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी है। तो फर्क क्या पड़ेगा अगर 3 महीने और 2 महीने का, वो हम सोचते वक्त पता करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे फेयर प्राइस या थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जो हमारे स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस को हम
किस पे लेके जाएंगे, फ्यूचर में लेके जाएंगे। 10% की आपकी इंटरेस्ट रेट है, 10% की एनुअल है, तो 10% 3 महीने की कितनी होगी, 2.49, या बोल लेते हैं 0.0250। तो हम फेयर प्राइस निकालते हैं। फेयर प्राइस कैसे निकलेगा, स्पॉट प्राइस को हम फेयर प्राइस फ्यूचर में लेके जाएंगे। स्पॉट प्राइस आपका 500 है, प्रेजेंट वैल्यू 500 है, ठीक है। प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। तो r कितना है आपका 0.0250। आपने कैसे निकाला, 10 डिवाइड बाई 12, एक महीने की आ गई, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे ही आपको 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे ही आपको 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, तो फ्यूचर में देखो, हम फ्यूचर में बैठे 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हम वैल्यू निकाल रहे हैं 3 महीने की। आज बैठे हुए हैं 3 महीने के बाद की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम पहुंच गए 3 महीने, मान लीजिए हम तीसरे महीने आ चुके हैं, एट द एंड पहुंच चुके हैं। तो 500 रुपए तो हो जाएंगे, 500 इंटू 1 प्लस 0.0250 प्लस उस टाइम पे 5 रुपए भी मिलेंगे हमें, तो वो भी हमें उस टाइम पे मिलेंगे फ्यूचर वैल्यू में, 3 महीने की फ्यूचर वैल्यू में मिलेंगे। तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी है, फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी है, तो हमने पूरा का पूरा 5 रुपए लेस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, फेयर प्राइस 507 रुपए 50 पैसे। ये हमारा फेयर प्राइस आ गया फर्स्ट केस के अंदर, कितना आ गया 507 रुपए 50 पैसे। और वही अगर हमें 2 महीने में मिला होता डिविडेंड, अब हमें 2 महीने में मिला होता डिविडेंड, तो हम फेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, 500 रुपए को तो 3 महीने में ही लेके जाना आपको, ठीक है। लेकिन 5 रुपए आपको 1 महीना पहले मिल गया, 5 रुपए आपको मैच्योरिटी से 1 महीने पहले मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, 5 रुपए पे भी हमें क्या मिल सकता है, ब्याज मिल सकता है 1 महीने का। कितने का, 1 महीने का। तो 1 महीने का ब्याज कितना है अपना 0.0083 इंटू 5 इंटू 0.0083, 1 महीने का ब्याज आया आपका 0.0415, ठीक है, प्लस 5 रुपीज। तो मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे वो 5 रुपीज आपका हो जाएगा 5 रुपीज 0.415, ठीक है। तो 500 रुपए जो स्पॉट प्राइस था वो तो हो गया आपका 500 इंटू 1.0250 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 इंटू 1.0250 512 रुपए 50 पैसे हो जाता है। और ये उसमें से जो आपकी डिविडेंड मिला उसको कॉस्ट में से लेस कर देंगे, तो आपका फेयर प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आया 507 रुपए 46 पैसे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। कंपेयर किया तो पाया कि देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो 520 पे ट्रेड हो रहा है। किस पे हो रहा है, 520 पे। तो इसका मतलब आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आप फायदा कमा सकते हो, आप फायदा कमा सकते हो। फायदा कैसे कमाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर फ्यूचर यहाँ पे क्या है, ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। वैल्यू तो होनी चाहिए थी उसकी 507 रुपए 50 पैसे या 507 रुपए 40 पैसे, लेकिन वो 520 में ट्रेड हो रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। तो फ्यूचर में क्या पोजीशन लेंगे हम, फ्यूचर में हम उसको शॉर्ट करेंगे। और कैश मार्केट में क्या करेंगे हम, कैश मार्केट में हम उसको बाय करेंगे। आप इसको करके देखना। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, किसकी बात करते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हेजिंग की। इसकी हेजिंग की बच्चों, आर्बिट्रेज में जहां हम फायदा कमाने की बात करते हैं, वहीं हेजिंग में हम
कैसे लॉस को कम करेंगे की बात करते हैं। देखिए दोनों बातों में डिफरेंस है। लॉस को कम करना कहीं ना कहीं उसमें डर छुपा हुआ है और फायदा कमाना कहीं ना कहीं डेयरिंग है, मुन्ना भाई की डेयरिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक महीने के बाद $1000 आने हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रुपया मजबूत हो जाएगा डॉलर के मुकाबले और इससे आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपको $1000 आज मिलते तो आप 72,000 रुपये में आपके पास होते, लेकिन आपको डर है कि कहीं ये 50 रुपये ना हो जाए, मतलब सीधा सीधा आपको 22,000 रुपये का नुकसान। इस नुकसान से बचने के लिए आप फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी को तो हम हेजिंग बोलते हैं। पोर्टफोलियो में होता क्या है, उसमें भी तो आप हेजिंग ही कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेज मतलब फायदा कमाना और हेजिंग मतलब लॉस को कम करना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानकर हैरान हो जाओगे, आर्बिट्रेज के बहुत सारे फंड भी बने हुए हैं जहां आर्बिट्रेज फंड बना के लोग खाते हैं। कभी मौका मिला तो आपको प्रैक्टिकली फ्यूचर और ऑप्शन में हम आर्बिट्रेज लाइव करके दिखाएंगे। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, हेजिंग को समझ लेते हैं। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग होता है ऑपोजिट पोजीशन लेना। ऑपोजिट पोजीशन लेकर अपने लॉस को रिड्यूस करना अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। आपको लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, तो उसको आप हेज कर सकते हो शॉर्ट पोजीशन से। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है तो शॉर्ट पोजीशन, और आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है तो आप लॉन्ग पोजीशन लेकर अपने आपको हेज कर सकते हैं। हेजिंग के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। एक, पोजीशन क्या लेनी है आपको, मैंने बताया। आपको पहले ये देखना होगा कि आप फिलहाल कौन सी पोजीशन में हो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो शॉर्ट लो, शॉर्ट पोजीशन में हो तो लॉन्ग पोजीशन में। दूसरा, आपको कितना लॉस कम करना है, मतलब वैल्यू ऑफ पोजीशन टू बी टेकन, कितना लॉस कम करना है। क्या आप 100% लॉस कम करना चाहते हो, या आप 50%, 80% लॉस को कम करना चाहते हो, मतलब इतना रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको पता होगी तो आप हेजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हेजिंग दो तरह की हो सकती है। एक तो आप कंप्लीट हेज कर सकते हो जी, 100% लॉस रिकवर, मतलब ना आपको फायदा ना आपको नुकसान, न्यूट्रल। और एक होता है पार्शियल हेजिंग। पार्शियल हेजिंग का मतलब क्या होता है, पार्शियल रिस्क रिडक्शन, मतलब पूरा रिस्क रिड्यूस मत करो जी, मेरे को उम्मीद है कहीं ना कहीं मैं फायदा कमा जाऊंगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट हेज कर लिया तो आपको फायदा होगा ही नहीं किसी भी पोजीशन में। और अगर आपने पार्शियल हेजिंग कर ली तो इन केस आपको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ग्रेटर एक्सटेंट में नहीं होगा, क्योंकि कुछ हेज आपके प्रॉफिट को रोक लेगा। ठीक है, तो कंप्लीट हेजिंग होती है आपकी टोटल रिस्क रिडक्शन, इसमें नो लॉस और नो प्रॉफिट एट ऑल होता है। और पार्शियल हेजिंग होती है आपकी पार्शियल रिस्क रिडक्शन, मतलब पार्शियल लॉस और पार्शियल प्रॉफिट। हम कंप्लीट हेजिंग या पार्शियल हेजिंग कैसे करते हैं, उसके लिए पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वो चीज है बीटा। क्या? बीटा ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी? इसके लिए एक सेपरेट वीडियो सेशन बनेगा जिसके अंदर हम बीटा निकालना आपको सिखाएंगे सिक्योरिटी का। फिलहाल हम आपको बीटा का मतलब बताते हैं। बीटा का मतलब होता क्या है? बीटा का मतलब होता है रेस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट। समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे गिवन है, ये एक्चुअल है। अपोलो टायर का करंटली बीटा है 1, एक्सिस बैंक का 1.51, कैस्ट्रोल इंडिया का 0.77, एक्साइड इंडिया का 0.81, आईटीडीसी का 0.94, इंफोसिस का 0.81 और आईटीसी का 0.69। इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब ये है, जैसे अपोलो टायर का ले लेते हैं
बीटा 1, इसका मतलब क्या है, मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस इसकी क्या है, बिल्कुल मार्केट के पार पे चलता है। अगर मार्केट 1% बढ़ा तो अपोलो टायर भी 1% बढ़ेगा, मार्केट 1% घटा तो अपोलो टायर भी 1% घटेगा। एक्सिस बैंक बढ़ा 1.5 सॉरी मार्केट बढ़ा 1% से तो एक्सिस बैंक बढ़ेगा 1.51% से, अगर मार्केट घटा 1% से तो एक्सिस बैंक 1.51 से घटेगा। तो आपको बीटा का मतलब पता चल ही गया होगा। जीरो बीटा मतलब मार्केट से कोई रेस्पॉन्सिवनेस, उसकी मार्केट के साथ रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है, मार्केट ऊपर बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं, उसको वो प्राइस वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीटा 0 है वो स्टॉक अच्छा है, वो मैं आपको बता देता हूं। बीटा का मतलब ये अच्छाई का मतलब नहीं है, बीटा को आप अच्छाई नहीं बोल सकते, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। तो बीटा ये नहीं बताता कि बीटा स्टॉक अच्छा है या क्या है, लेकिन हम बीटा का यूज अपनी सिक्योरिटी को क्या हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि कंप्लीट हेज कैसे करें। कंप्लीट हेज कैसे करें? तो कंप्लीट हेज करने के लिए आप इंडेक्स का सहारा लेते हो, ठीक है। इंडेक्स में आपको पोजीशन लेनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक का शेयर खरीदते हो, लॉन्ग पोजीशन लेते हो, तो अगर आपको हेज करना है तो इंडेक्स में आपको वो शॉर्ट पोजीशन लेनी होगी, ठीक है। तो हेजिंग कैसे होगी? हेजिंग होगी करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू एग्जिस्टिंग बीटा। मान लीजिए आपकी करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की 500 रुपए है और एग्जिस्टिंग बीटा 1 है, तो 500 रुपए का ही इंडेक्स आपको सेल करना पड़ेगा, किसके ऊपर? इंडेक्स के ऊपर। एग्जांपल जैसे लॉन्ग पोजीशन लिया आपने एक्सिस बैंक में 384 पर शेयर्स पे, इस पे अगर आपको हेज करना कंप्लीटली तो सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए हेजिंग के लिए? रिवर्स पोजीशन। क्या है? आपने बाय लॉन्ग पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन से आप लोगे। दूसरा, बैंक निफ्टी कितना लोगे? बैंक निफ्टी लोगे जो वैल्यू ऑफ पोजीशन है या वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है आपकी 384 पर शेयर इनटू एग्जिस्टिंग बीटा। बीटा मल्टीप्लाई कर दिया 1.51 तो आप 579.84 का शॉर्ट करोगे, शॉर्ट पोजीशन लोगे बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखिए काम कैसे करता है। मान लीजिए एक्सिस बैंक 20% से गिर गया, एक्सिस बैंक 20% से गिर गया तो निफ्टी कितने से गिरेगा पहले आप ये बताइए। अगर आपको बीटा का मतलब समझ में आ गया है तो आप बता सकते हो। बीटा गिरेगा, सॉरी बीटा का मतलब आपको पता है तो आप बता सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस बीटा से पता चलता है कि 1% मार्केट बढ़ा तो बैंक निफ्टी 1.51 से बढ़ेगा, ठीक है। 1% से बढ़ा तो एक्सिस बैंक 1.51 से बढ़ेगा। 1.5 से अगर 1% गिरा तो 1.51 से गिरेगा। अब एक्सिस बैंक गिरा है 20% से, एक्सिस बैंक गिरा है 20% से तो निफ्टी कितना गिरेगा? निफ्टी 20% से थोड़ी गिरेगा, निफ्टी तो कम गिरेगा। निफ्टी कितना गिरेगा? निफ्टी गिरेगा 20 डिवाइड बाई 1.51, निफ्टी गिरेगा 13.2450% से। कितने से गिरेगा? 13.245% से। तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू बी हैज फॉर कंप्लीट हेजिंग क्या होगा? बाय करेंगे 384 पे। अब पोजीशन क्या होगी फ्यूचर में देखना, बाय किया था आपने 384 का, अब 20% गिर गया एक्सिस बैंक तो सेल होगा 307 रुपए का। 384 माइनस 20% कितना आता है? 307 रुपए 20 पैसे।
तो आपको कितना लॉस हुआ ड्यू टू फॉल इन प्राइस? 76 रुपए 8 पैसे का। वही आपने इंडेक्स के अंदर भी पोजीशन ली होगी, इंडेक्स के अंदर आपने सेल पोजीशन ली कितने की? 579.84 की। और बाय कितने का किया होगा? क्योंकि वो गिरा है, वो कितने से गिरा है? 13.2450 से गिरा है। तो 579.84 माइनस कीजिए 13.2450% को, तो 503 रुपए का आप उसको बाय करोगे। सेल किया महंगा, खरीदा सस्ता, 76 रुपए 80 पैसे का आपको फायदा हो गया। मतलब ऊपर 76 रुपए 80 पैसे को आपको नुकसान हो रहा था, यहीं पे 76 रुपए 80 पैसे का आपको फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट हैज हो गया आपका, मतलब कोई नुकसान नहीं भाई साहब, ठीक है, जीरो नुकसान। तो आप डरे हुए थे, ये डरे हुए थे कि भैया प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। डोंट वरी, प्राइस गिर जाएगा, आपको एक्सपेक्टेड गिर जाएगा, गिर जाने दीजिए, लेकिन हम आपका हेज करवा देंगे, एक जगह से आपको प्रॉफिट दिलवा देंगे, उतना ही प्रॉफिट दिलवा देंगे जिससे कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट की गारंटी आपको नहीं देंगे। आर्बिट्रेज के अंदर प्रॉफिट की गारंटी होती है, हेज में आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं मिलेगी। हाँ, लॉस की गारंटी मिलेगी, आपको लॉस नहीं होने देंगे। अब बात कर लेते हैं पार्शियल हेजिंग की। पार्शियल हेजिंग कैसे करें? पार्शियल हेजिंग का भी वही फॉर्मूला है, करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा। ये तो कंप्लीट हेज हो गया, लेकिन हमें पार्शियल करना है, जितना करना है इनटू उतना परसेंटेज कर दीजिए। हमें 50% करना है तो 50% कर दीजिए, अगर 40% करना है तो 40% कर दीजिए, ठीक है। उससे आपकी पार्शियल हेजिंग आ जाएगी। मान लेते हैं जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें हम 80% ही हेज करना चाहते हैं। कितने परसेंट? 80% ही हेज करना चाहते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि हमने बाय किया तो पोजीशन के लिए क्या लेनी पड़ेगी? शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी आपको क्या करना पड़ेगा? कितने का शॉर्ट करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा 384 इंटू 1.5 बीटा इंटू 0.80, 463 रुपए 872 पैसे का आपको बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब वही चीज ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सिस बैंक फॉल हुआ 20% से, और तो निफ्टी कितना फॉल होगा? 13.2440 से, ठीक है। मान लीजिए एक्सिस बैंक 20% से बढ़ता तो मल्टीप्लाई हो जाती, तो निफ्टी कितने से बढ़ता? इंटू 1.51, 30.2% से गिर रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी कितने से फॉल कर जाएगा? 13.2450 से। अब पार्शियल हेज की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक आपने बाय किया था 384 के रेट से कैश मार्केट में, सेल किया 307 रुपए 20 पैसे का, लॉस आया आपको 76 रुपए 8 पैसे का। अब इसको हेज करने के लिए, पार्शियल हेज करने के लिए हमने क्या किया? हमने हेज करने के लिए क्या किया? निफ्टी बैंक ले सेल कर दिया था 463.82 में, बाय किया 402.432 में, और प्रॉफिट हुआ आपको 61.411 का। तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ आपको? 76.8 का आपको लॉस हुआ था, प्रॉफिट हो गया 61.44 का। तो ओवरऑल लॉस हुआ आपको 15 रुपए 36 पैसे का, मतलब 20% लॉस हुआ। हमें पहले ही पता था कि 20% लॉस मैक्सिमम आपको हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल लॉस था 76.8 का, तो 76.8 का 20% लॉस, क्योंकि 80% हमने हेज कर दिया था, तो 20% लॉस 15.36 ही आता है। तो हमें पहले ही पता था कि मैक्सिमम लॉस हमें जो होगा वो 20% होगा, तो 15.36 हमें लॉस का पहले ही पता था कि अगर 20% गिरता है शेयर प्राइस तो
हमें पता था कि 15.3x का मैक्सिमम लॉस हमें होगा। तो ये था हमारा हैज विशेज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छा लगा तो लाइक किए। इधर इधर देखें। अच्छा लगा तो लाइक किए।